तो अभी क्या है कि अभी सैयारा मूवी आई, आपको सबको पता है, और बढ़िया चल रही है मूवी, बढ़िया कमा रही है। पर इसमें ना बहुत अजीब सी चीज़ ये हुई कि अभी कितने ही दिन हुए हैं यार मूवी का आए हुए, ना हफ्ता भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है, और आने से पहले ही स्टार्टिंग के डेज में काफी सारी रील्स वायरल हो गई कि भाई फलाना बंदा तो बेहोश हो गया, फलाना रो रहा है, और पूरा कहीं कहीं तो बहुत ही ज्यादा सैड माहौल हो गया, और उसकी बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं। अब इसमें देखो, मैं ये वैसे तो क्लेम नहीं करता कि भाई जो सैयारा की मार्केटिंग टीम है वो ऐसे कर रही है, पर मैं हाईली डाउट और हाईली काइंड ऑफ एनालाइज जो मैं कह रहा हूँ, और ये तो मेरा हक है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग टीम ने, और मुझे लगता है कि मतलब मुझे तो फील आता है कि हाँ ये ट्रू है, मार्केटिंग टीम ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था कि भाई इंसान के इमोशंस पे खेलना है। स्टार्टिंग के डेज में ही ऐसी रील्स और चीजें को जो है उन्हें वायरल करना शुरू कर देंगे, और फिर आएगा फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सारी मार्केटिंग की टेक्निक्स होती हैं, और ये सब कुछ रिटर्न है, मतलब लिखा हुआ है किताबों में। फियर ऑफ मिसिंग आउट आएगा, एक होता है लॉ ऑफ स्कार्सिटी, चलो वो छोड़ते हैं अभी। फियर ऑफ मिसिंग आउट आएगा तो इंसान को लगेगा कि भाई क्या ही मूवी आई है, भाई देख के आते हैं, और सारे उसको देखने लग जाएंगे। फिर जो है उसकी अच्छी खासी उसकी इनकम हो जाएगी, बढ़िया वो रेवेन्यू क्रिएट कर लेगा, प्रॉफिट कमा लेंगे, और फिल्म जो है वो बढ़िया सक्सेसफुल हो जाएगी। अब ये सारा कुछ हो तो जाएगा, लेकिन ये किस कॉस्ट पे होता है? ये होता है क्रेडिबिलिटी पे। जैसे आपकी मूवी अच्छी भी है, सपोज करो कि भाई आपकी मूवी को 10 में से 7 पॉइंट मिल रहे हैं या 8 पॉइंट मिल रहे हैं, और लोग सेटिस्फाइड है काफी, लेकिन आप उसका प्रमोशन इस तरीके से करते हो, ऐसी रील्स को वायरल कराने के बाद, कि उसका जो है वो ऐसा लगने लग जाए लोगों को कि भाई वो तो 10/10 है। अब जब वो 10/10 लोग सोच के एक्सपेक्टेशंस लेके थिएटर में जाते हैं ना, और फिर उन्हें वहां पे वो चीज मिलती नहीं है, उनको लगता है ये क्या है, तो फिर वो जो 10 में से 8 या 7 रेटिंग उसको मिलनी भी चाहिए थी ना लोगों के दिमाग में, वो मिलती है फिर सीधे जाके 5-6, और यहां से ही क्रेडिबिलिटी लूज होती है आपकी मार्केटिंग की और आपकी इंडस्ट्री की। और यही लंबे टाइम से बॉलीवुड और अपने इंडिया की कैमरा इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। बाहर की मूवीज में और हमारे यहाँ की मूवीज में बहुत जमीन आसमान। पहली चीज तो यह है कि सैयारा मूवी का भी काफी कुछ जो है वो मैच खाता है। कोरिया की एक मूवी आई थी साउथ कोरिया में 2004 में, फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, शायद यही नाम था, उससे काफी कुछ इसकी स्टोरी मैच खाती है। तो ये चीज कहना कि भाई इन्होंने कुछ यूनिक कर दिया है, और उसके पीछे उसके बाद में जो है लोग बहुत सरप्राइज हो गए ये देख के, ये वैसे ही अपने आप में मेडअप लग रहा है, काफी मेडअप लग रहा है। अब चलो, ये मार्केटिंग जो है ये कितनी क्रेडिबिलिटी की नुकसान करती है, और कितना जो ये फिल्म इंडस्ट्री है ना, जिसको रियलिटी में बहुत अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मीडिया की तरह होती है। जैसे बोलते हैं ना कि मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी में पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, वन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मेरे को ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री भी उसमें मीडिया के साथ ही आती है, और वो भी एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो सोशल इश्यूज और चल रहे करंट इवेंट्स और सारे कुछ को टारगेट कर सकते हैं, और वो जिसे चाहे उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अपनी मूवीज के थ्रू, और उन्हें ईजिली कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो हमारे देश में फिल्म इंडस्ट्री या तो अगर भाई या तो हो तो ढंग की हो, ना हो तो फिर चाइना की तरह हो कि हो ही ना। फालतू में सेलिब्रिटी वर्शिपिंग और ये सारी उल्टी सीधी हरकतें ये नहीं होनी चाहिए कि लोगों के इमोशंस का इस्तेमाल करना। अब देखो, मैं बता क्या रहा हूँ कि ऐसा क्यों ये सारी चीजें बहुत गलत हो रही हैं। जो मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जाता है, ये गलत क्यों है, मैं समझाता हूँ आपको। बाहर ना, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने काफी पहले टाइम पढ़ा था ये। आपने फ्रेंड्स देखा होगा ना, सीरीज है ना, सीजन, और वो इतना तगड़ा सीजन है कि उसको आज तक भी लोग देख रहे हैं, मतलब कितने साल पुराना है वो। तो उसमें आप नोटिस करोगे कि जो जोक्स बोलते हैं उसके बाद में एक लाफ क्रिएट होती है, हंसते हैं लोग पीछे से, तो वो एक्चुअल में रियल लाफ नहीं होती, वो यूजुअली क्रिएट करी जाती है। और ये 1940s 1950s में चार्ल्स डगलस ने क्या करा, एक लाफ बॉक्स क्रिएट करा। लाफ बॉक्स क्या था कि 1940s 50s के टाइम पे लाइव शो होते थे। लाइव शो में ऑडियंस आती थी, और जो होस्ट होता था, गेस्ट होता था, और एक पूरा लाइव शो होता था। उसमें काफी हंसते थे लोग, काफी लोग कंफ्यूज होते थे, या इमोशंस जो है उसको बयां करने की कोशिश करते थे। लेकिन लाइव शो में उस टाइम इतनी तगड़ा डेकोरम तो होता नहीं था कि भाई तुम हर ऑडियंस की आवाज को भी रिकॉर्ड कर लोगे। माइक भी शायद उतनी तगड़ी क्वालिटी के ना हो, उतना तगड़ा व्यवस्था नहीं होती थी। तो चार्ल्स डगलस ने क्या किया कि भाई होस्ट और जो गेस्ट हैं, जो स्टेज पे होते हैं, उनको तो ईजिली आप कवर कर सकते हो माइक के थ्रू भी, पर क्राउड को नहीं कर पाते। तो चार्ल्स डगलस ने एक लाफ बॉक्स क्रिएट करा, और उसमें उसने इमोशंस डालने शुरू कर दिए, जो लोगों के ऐसे इमोशंस थे जो डिफरेंट इंटेंसिटी पे थे, कि भाई यहाँ पे तेज हंसना है, यहाँ पे हल्का हंसना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होना है, यहाँ पे ओ करना है। इस टाइप के इमोशंस उसने क्रिएट कर लिए, और उसने कई दशकों तक, यानी डेकेड्स तक, उस लाफ बॉक्स को बिल्कुल छुपा के रखा था। किसी को बताता नहीं था वो क्या करना है। उसको बुलाओ, वही उसका एक्सपर्ट है, और वो तुम्हारे टीवी शो में या जो भी तुम डलवाना चाहते हो वो डाल देगा। तो कई शो तो ऐसे होंगे जिनको आप आज भी देख रहे हो ना, और उनमें जो लोग हंस रहे हैं, जो साउंड क्रिएट करी गई है, वो शायद आपके दादाजी के टाइम से भी पुराने के हों। सीरियस एक फैक्ट है। तो चार्ल्स डगलस ने ये किया, और उसके बाद में जो हॉलीवुड इंडस्ट्री थी, और सिर्फ हॉलीवुड नहीं, पूरी दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने धीरे धीरे और ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखनी शुरू करी और उन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू करा। जैसे धीरे धीरे फिर टाइम के साथ आया एक ये टेस्ट स्क्रीनिंग, मतलब मूवी रिलीज करने से पहले आप उसे काफ़ी सारे लोगों को दिखाओ,
और उसके बाद में जैसे टाइटैनिक में हुआ था, ये टाइटैनिक में इसमें अच्छा खासा इसका अमाउंट इस्तेमाल करा गया था कि पहले मूवी से पहले कई बहुत सारे डजन्स ऑफ लोगों को डजन्स ऑफ स्क्रीन्स चली थी टाइटैनिक की। और जो जेम्स कैमरॉन थे उन्होंने कई बार टाइटैनिक के जो शॉट्स थे उसको चेंज करा। जब उन्हें लगा ना कि लोगों को यहाँ पे बोरियत महसूस हो रही है, लोग यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो रही, तो उन्होंने उसे मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, दोबारा शूट करा। कई सीन तो ऐसे थे दोबारा शूट करा। और एक और एपिक चीज़ है इसमें टाइटैनिक में कि पूरी की पूरी एंडिंग मॉडिफाई करी थी जेम्स कैमरॉन ने। जैसे टाइटैनिक में जिन्होंने देखी है उनको जो रोज होती है वो लास्ट में रेलिंग के पास जाती है एक डायमंड को थ्रो करने। तो उसकी जो पहले वाली एंडिंग थी वो ये थी कि वो जाएगी और डायमंड को थ्रो कर रही होगी। उस टाइम पे लोग सोचेंगे कि भाई वो रेलिंग से कूदने जा रही है, और फिर वो बताएगी कि मैं डायमंड थ्रो कर रही हूँ, और फिर थोड़ा सा लोग जो है वो थोड़ा सा हंसेंगे। लेकिन ये एंडिंग पहले थी और फिर उसके बाद में इस एंडिंग को चेंज करा गया क्योंकि लोगों को ये एंडिंग अच्छी नहीं लगी कि भाई ये मिस्टीरियस नहीं है, वो इमोशंस को ये टच नहीं कर पा रही। तो उन्होंने फिर एंडिंग को चेंज करा। ये स्क्रीनिंग के बाद हुआ कि भाई रोज जाएगी और जाके डायमंड छोड़ेगी, और वो एक तरीके से लोगों की अब उनकी दिमाग पे छोड़ दिया जाएगा कि वो क्या इमेजिन कर पा रहे हैं। मतलब उनकी क्रिएटिविटी पे है कि तुम क्या इमेजिन कर रहे हो। रोज ने वो डायमंड छोड़ के क्या डिपिक्ट करने की कोशिश करी। जिन लोगों ने टाइटैनिक देखी है वो समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि कैसे कैसे चीजें मॉडिफाई हुई, स्पेशली जो ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें। फिर टाइम के साथ में डायल टेस्टिंग आई। डायल टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कोई मूवी बन गई, अब उसके बाद में ना बहुत सारे ऑडियंस को वो दिखाई जाएगी, ठीक है, रैंडम ऑडियंस। उनकी जॉब होगी ये कि उनके पास एक डायल होगा और उस डायल में वो मूवी को देखते हुए हर सेकंड और हर 5 सेकंड में या हर 2 सेकंड में उस डायल को ऊपर नीचे करेंगे, डिपेंडिंग ऑन के उनको मूवी में इंटरेस्ट आ रहा है, सही जा रही है, हंसी आ रही है, नहीं आ रही है, या कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रही, या फिर बोर हो रहे हैं, तो वो डायल को नीचे कर देंगे। इससे एक ग्राफ प्रिपेयर होगा, बहुत सारे लोगों ऑडियंस का एक मतलब जुड़ मिला के एक ग्राफ क्रिएट होगा, जिससे फिल्म डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर को पता चलेगा भाई कहाँ पे फिल्म जो है वो नीचे जा रही है। फिर वो वहां से उन सीन्स को कट डाउन करेंगे, उन्हें श्रिंक करेंगे या फिर दोबारा से शूट करेंगे, वो उनकी मर्जी। ये डायल टेस्टिंग है और ये आज की टाइम पे भी यूज होती है। इंडिया में मुझे नहीं लगता ये मतलब शायद ही कोई यूज करता हो। मैक्सिमम फिल्म से में डायल टेस्टिंग जैसी कोई चीज यूज नहीं होती। उनको सिर्फ ऐसे ही बस फील ले लेते हैं कि हाँ भाई पसंद आएगी, ऑडियंस को नहीं आएगी। इसमें एक और चीज क्लियर होती है, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई बॉलीवुड के पास इतना पैसा कहाँ है कि मार्वल जैसी फिल्म बना दे। भाई वो बात नहीं है, मार्वल जैसी फिल्म बनाने को कह भी कोई नहीं रहा। ये डायल टेस्टिंग जैसी जो चीजें होती है ये बहुत ही हैक्टिक चीजें होती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इनमें। ये भी हमारे इंडिया में कुछ खास मूवीज में होती नहीं है क्योंकि मेहनत इतनी ज्यादा लगती है और पैशन चाहिए, बहुत गंदा वाला पैशन चाहिए उसके लिए, और पेशेंस भी बहुत गंदे वाला चाहिए। यू शुड बी रेडी टू फेल एज मेनी टाइम्स एज यू कांट इवन इमेजिन। कहने का मतलब ये था कि फिल्म इंडस्ट्रीज जो है वो हर जगह पे डेवलप हुई है, लेकिन अपने इंडिया में कुछ खास नहीं हुई। अपने इंडिया में सिर्फ एक ही पर्पस होता है और वो ये है कि स्टार्टिंग के डेज में पैसे कम जाने चाहिए। स्टार्टिंग के वीक में, एक महीने में पैसे कम जाएं, ना तो हमें पार्ट 2 की फिक्र करनी है ना पार्ट 3 की फिक्र करनी है। इसीलिए हमारे देश में पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत ही गंदे आते हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने और वो बहुत तेजी से कमाए जा सकते हैं, तो कमा लो। अभी लोग पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं, बनाओ, ठोको, पैसे कमाओ। पता नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद उन्हें वेट करे ना करे। पार्ट 2 तो तब बनाई जाएगा ना जब पार्ट 1 बनाते टाइम पे ये सोचा हो कि पार्ट 2 बनेगा। जब तक ये सोचोगे नहीं तब तक पार्ट 2 इतनी क्वालिटी वाला बनेगा ही नहीं। अब बात पता है क्या है, जो मेजर एक चीज है जो बताना चाह रहा था मैं, ये सारी कहानी बताने के बाद में, जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, जो डगलस ने काम किया और जो उसके बाद में टाइटैनिक में हुआ या फिर उसके अराउंड हुआ, डायल टेस्टिंग, मूवी स्क्रीनिंग, ये सारी चीजें, ये एक्चुअल में इसका एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और ये कई बार डायरेक्टर्स ने बोला हुआ है, जेम्स कैमरॉन ने भी बोला हुआ है। जेम्स कैमरॉन की ये स्टेटमेंट है टाइटैनिक वाले कि भाई तुम ना ऑडियंस के टीयर्स को तुम्हें अर्न करना पड़ता है, डिमांड नहीं कर सकते तुम। और यही चीज चार्ल्स डगलस और उनके टाइम के जो लाफ बॉक्स वाले थे ना, उन्होंने भी यही चीज हमेशा इस बात को पुश करा था कि वो जो लाफ क्रिएट करते हैं ना शोज में, वो लाफ्स होती हैं जो रियलिटी में क्रिएट हो रही हैं, लेकिन उनकी जो माइक में आने वाली आवाज है वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रही या फिर प्रॉपरली टीवी शो में डिपिक्ट नहीं हो पा रही, या उसको थोड़ा सा ज्यादा एम्पलीफाई करके दिखाने का तरीका इन टीवी शो। लेकिन फेक नहीं कर सकते आप। ऑडियंस का एक बहुत ही पतली लेयर होती है कि अगर आपने कुछ भी फेक करने की कोशिश करी, आपकी पूरी की पूरी मूवी और पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन आपने करा है वो सब फेल हो जाएगा और लोगों की नजरों में आप गिर जाओगे। उस लेयर को, उस लाइन को, बहुत पतली लाइन को क्रॉस नहीं करना है। मतलब ये कि इमोशंस को, जो इमोशंस रियलिटी में आपको क्रिएट करने हैं, अगर आप क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए तब आप उनको थोड़ा सा एम्पलीफिकेशन कर सकते हो, बढ़िया तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इमोशंस क्रिएट नहीं कर सकते। और अपने यहाँ इस टाइम पे जो यूजुअली मूवीज में होता है ना, और उसके बाद में जो गंदी वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में होता है, वो एक्चुअल में रो रहे होते हैं इमोशंस के लिए। लोगों को ऐसी चीजें दिखाएंगे, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट फेस करवाएंगे, ताकि भाई देखो भाई मूवी में क्या है, तुम तो चौंक जाओगे। और उसके बाद में वो एक ऐसी खिचड़ी तैयार करके रख देता है जो कभी अच्छी लगती ही नहीं है किसी को।
और फिर लोगों की जो और भरोसा है वो फिर और टूटता चला जाता है। फिर बोलते हैं कि भाई लोग जो है वो बॉलीवुड मूवीज देख नहीं रहे हैं। बात सिर्फ ये थोड़ी ना है कि आपने पॉलिटिकली क्या गलत किया क्या नहीं, बात यह है कि आपकी मूवीज का जो क्वालिटी कंटेंट था वो जा चुका है। टैलेंट हायरिंग से लेके मेहनती काम जो होने चाहिए थे वो कहीं से कहीं तक इस इंडस्ट्री में हुए नहीं। पैसा अंधा था। अगर आप कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ दो, दुनिया की ग्लोबल इंडस्ट्रीज में, तो बॉलीवुड में इतना ज़्यादा पैसा आया जितना कहीं और शायद होगा भी नहीं। लेकिन उस पैसे का सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, डेवलपमेंट के लिए नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हुआ ही नहीं। बस होप ये है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर्स और लोग आएंगे जो फिल्म को लेगेसी की तरह देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री को या फिल्म्स जो होती है, वेब सीरीज होती है, उनको एक लेगेसी की तरह देखेंगे, प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स की तरह नहीं देखेंगे जिसका डे 1 डे 2 से ही रील क्रिएट होकर प्रमोशंस होने शुरू हो जाए। होपफुली मे थिंग्स गेट बेटर विद टाइम।